ये क्या पढ़ा दिया तुमने? मैंने बोला मैंने क्या पढ़ाया, जो है वो पढ़ाया। बोले सर तुमको समझ में नहीं आता क्या पढ़ाया? बोले मारो मत, खुदा के लिए मेरे को मत मारो। बोले क्या हुआ? बोले सर तुमने म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा दिया बोले एलएलपी के अंदर, और मॉड्यूल के अंदर लिखा है कि म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी में नहीं लगता। आईसीएआई मॉड्यूल, जय आईसीएआई, सब जन बोलो जय आईसीएआई। तो आईसीएआई मॉड्यूल में बोला है सर कि एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगता। तो मेरे को दो चार लोगों ने इतना मारा, मैं बता रहा हूं कहां का दर्द हो रहा है। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कंसंट्रेट करना। जिन जिन लोगों को बहुत जोर से आया है ये डाउट, जिन जिन लोगों को बहुत क्या आया है जोर से, तेरे को जोर से आया है जाके आ। तो जिन जिन लोगों को बहुत क्या आया है बोले यार जोर से, क्या है डाउट, उनके लिए क्लियर करवा दूं फास्ट फास्ट। ओके, अरे हाँ, हर हर महादेव। तो फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? अरे मैडम, अरे डाउट, अरे लोग क्लास शुरू होता है तो अंदर आते हैं, बाहर जा रही है बहुत जोर से है, चुपे है। चलो फोकस आगे। सीरियस नोट पे मेरे को अगले 5 मिनट के लिए बोर्ड के ऊपर ध्यान चाहिए, अदरवाइज तुम्हें भी ये बच्चों प्लीज फोकस, या तुम्हें भी ये कंफ्यूजन होता रहेगा कि एक्चुअली एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल में क्या लिखा है और मैंने क्या बोला है, ये दोनों चीजें मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, फोकस कर रहा हूं। सबसे पहली बात, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है ये बताओ पहले। कि अगर कोई भी बंदा, ये आ भी गई वापस इतने जल्दी? अच्छा, सो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है सबसे पहले ये जानिए। फोकस, इफ, फोकस बच्चों प्लीज, इफ एनी पार्टनर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, any partner works on behalf of क्या लिख से other partners, then other partners are liable। बातें ना कीजिए प्लीज, अब मैं जब सीरियस बोला उस वक्त सीरियस, ठीक है। अदर पार्टनर्स आर क्या बोले एक बार उसे लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ वर्किंग पार्टनर, ऑफ क्या लिखवा दो उसे वर्किंग पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी का ये स्टेटमेंट है, एक बार सब जन ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है। इफ एनी पार्टनर वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स, देन अदर पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो भी काम करे उसके लिए अदर पार्टनर्स लाइबल रहेंगे। बोलो हाँ या ना। अब ये स्टेटमेंट हम दो एंगल से देखते हैं। पहला, ये स्टेटमेंट हम देखते हैं ओनली फ्रॉम द एंगल ऑफ द फर्म, कि अगर सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो यह स्टेटमेंट किस तरीके से जस्टिफाई होता है। और दूसरा, फ्रॉम द एंगल ऑफ द एलएलपी। मैं रादर इसको और बेटर चार्ट में प्रेजेंट करना चाहूंगा। सो मैं पहले इधर लिख रहा हूं फर्म, और एट द सेम टाइम मैं यहां लिख रहा हूं एलएलपी। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, सेपरेट लीगल एंटिटी किसका कैरेक्टर है, फर्म का या एलएलपी का? जोर से बोलो, काय का कैरेक्टर है? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कैरेक्टर फर्म का नहीं है, ये कैरेक्टर किसका है बोले एक बार जो से एलएलपी। कैन आई से कि कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर ये फर्म के पास नहीं है, पार्टनर के पास है, बट एलएलपी के पास खुद का कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर है। जोर से बोले यस और नो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फर्म के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? मुझे बताओ, फर्म के बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है बोले एक बार जो से पार्टनर, और एलएलपी के भी बिहाफ पे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? पार्टनर। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पर मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, फर्म के बिहाफ पे अगर पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फर्म अगर अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि फर्म तो दो टाइप की होती है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, चलो रजिस्टर्ड भी है तो भी हम जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी किसकी मानते हैं बोले एक बार जो से पार्टनर्स। तो इस केस में हम लाइबिलिटी ये किसकी मानेंगे बोले एक बार जो से पार्टनर्स, जॉइंट एंड क्या बोले एक बार जो से सेवरल। पर मुझे तो एलएलपी के बिहाफ पे अगर पार्टनर काम कर रहा है, एलएलपी के बिहाफ पे, तो मुझे बताओ लाइबिलिटी पार्टनर्स की है या एलएलपी की है? बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, खुद का उसका वजूद है, अस्तित्व है,
बोलो हाँ या ना। सो यहां लाइबिलिटी किसकी है, बोले एक बार से लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, भले ही पार्टनर काम कर रहा है, लाइबिलिटी एलएलपी के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना, जोर से बोले यस और नो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि इफ वन पार्टनर, वन पी लिख रहा हूं, पी मींस पार्टनर, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्या, एक बार जो से अदर, देन हु इज लाइबल। अब मुझे एक बार बताओ, फर्म में हमने अभी अभी लिखा, कौन लाइबल है फर्म में, पार्टनर्स। जोर से बोले एक बार यस और नो। तो फर्म में पहले भी पार्टनर्स जॉइंट एंड सेवरली लाइबल थे, अभी भी पार्टनर्स जॉइंट एंड सेवरली लाइबल है। पर मुझे एक बात बताओ, एलएलपी के बिहाफ पे अगर पार्टनर ने काम किया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर ने, तो लाइबल कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन लाइबल है? एलएलपी लाइबल है। अब इस सिचुएशन में बच्चे बोलते हैं सर फिर म्यूचुअल एजेंसी कैसा हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? म्यूचुअल एजेंसी कैसा हुआ? अगर एलएलपी लाइबल है तो म्यूचुअल एजेंसी कैसा हुआ? नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, whenever one partner works on the behalf of the LLP is liable। पर मुझे एक बात बताओ, LLP के बैकग्राउंड में कौन है, बोले एक बार जो से, पार्टनर्स। ठीक है, तो कल जब मैंने आपको लिखवा दिया कि LLP इज अ म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब यह है कि एक पार्टनर ने भी काम किया, मतलब LLP लाइबल है। एंड LLP मतलब कौन है, बोले एक बार, पार्टनर्स। सिर्फ डिफरेंस यह है, फर्म के केस में इनकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, पर एलएलपी के केस में इनकी लाइबिलिटी क्या है, बोले एक बार उसे, लिमिटेड। तो आप ऐसा कह सकते हो एलएलपी में भी म्यूचुअल एजेंसी वर्क करता है, बट टिल लिमिटेड लाइबिलिटी। टिल कौन सा लाइबिलिटी, बोले एक बार उसे, लिमिटेड, क्योंकि पार्टनर्स ने जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया सिर्फ उतना ही लाइबल है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, इट इज स्टिल, क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल एजेंसी ये कैरेक्टर एलएलपी में से निकाल दिया तो कोई भी पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पे काम ही नहीं कर पाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप एलएलपी में से म्यूचुअल एजेंसी निकाल दो, मतलब कोई भी पार्टनर एलएलपी को लाइबल नहीं कर सकता, बोलो हाँ या ना। तो काम कौन करेगा? अगर कोई भी पार्टनर एलएलपी को लाइबल नहीं कर सकता तो काम कर कौन रहा है फिर? अगर कोई पार्टनर लाइबल नहीं कर रहा तो जो पार्टनर खुद काम कर रहा है वो खुद ही लाइबल हो रहा है सभी चीजों के लिए, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से यस और नो। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो एलएलपी, तो बाकी पार्टनर्स लाइबल होंगे, बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो एलएलपी में भी म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल वर्क करता है, बट कौन से लेवल पे वर्क करता है? टिल लिमिटेड लाइबिलिटी, एंड लाइबल हमेशा एलएलपी होगा, पार्टनर्स नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोले यस और नो। क्योंकि देखो एलएलपी इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगर आपने म्यूचुअल एजेंसी ही प्रिंसिपल निकाल लिया तो कोई भी पार्टनर एलएलपी को क्या, पार्टनर को क्या, किसी को बाइंड नहीं कर पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। फिर वो जो काम करेगा उसके लिए वो खुद ही लाइबल है। बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि इवन इफ वन पार्टनर वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर, ऑल अदर पार्टनर्स हु आर नॉट वर्किंग विल बी लाइबल। बोलो हाँ या ना। अब मैंने सिर्फ एलएलपी में क्या बोला कि ऑल अदर पार्टनर्स नहीं, उल्टा सभी पार्टनर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बोले एक बार उसे, एलएलपी, दैट विल बी लाइबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जोर से बोले एक बार यस और नो। पर यहां पे मैं एक और सवाल, थोड़ा सा और एक लेवल आगे जाते हैं, ठीक है? अगर अंडरस्टैंडिंग आए एक लेवल और आगे जाते हैं। ये सब प्रिंसिपल तब वैलिड है जब आप लीगल एक्ट कर रहे हो। कौन सा एक्ट कर रहे हो, बोले एक बार उसे, लीगल। सो गया था, हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आई। आराम से, समझ में आ रहा? उसको बोलना आराम से, सपनों में अलग से मिलेंगे, अलग चीजें करेंगे। अलग मतलब अरे खाना पीना जीना भिखारी लोगों। ये सब चीजें तब वैलिड है, देखो पार्टनर्स विल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब वैलिड है जब एक्टिंग पार्टनर लीगल एक्ट कर रहा है। कौन सा एक्ट कर रहा है? लीगल एक्ट। सो अगर लीगल एक्ट कर रहा है तो लाइबिलिटी फर्म में इसकी है, सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड। और अगर एक्टिंग पार्टनर लीगल एक्ट कर रहा है तो एलएलपी में एलएलपी भी लाइबल है। पर मैं अगर आपको यह बोलूं कि एक्टिंग पार्टनर ने इलीगल एक्टिविटी की, कौन सी एक्टिविटी की, बोले एक बार उसे, इलीगल एक्टिविटी। जैसे एक्टिंग पार्टनर ने ड्रग्स बेचे, चरस, कोकीन, अफीम, गांजा, कॉकटेल बना के बेचा। क्या बना के बेचा, बोले एक बार उसे, कॉकटेल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए क्या पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनर्स लाइबल होते हैं क्या? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट में भी इलीगल एक्टिविटी के लिए बचे हुए पार्टनर्स लाइबल नहीं होते। इलीगल एक्ट के लिए पर्सन खुद जिम्मेदार है, बोलो हाँ या ना। और दूसरा, हमने कंपनीज एक्ट में इलीगल एक्टिविटी के केस में तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ देखा है, बोलो हाँ या ना। तो एलएलपी के केस में तो स्ट्रेट अवे एलसी भी हो जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। तो जो बंदा खुद एक्टिविटी कर रहा है वो खुद लायबल है।
तो एक्चुअली देखा जाए तो म्यूचुअल एजेंसी ये प्रिंसिपल एनीवेज इलीगल एक्टिविटी में नहीं लगता, सिर्फ लीगल में लगता है। तो देखा जाए तो एलएलपी के केस में म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल वैलिड हो सकता है, पर कब? जब लीगल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? सब जन बोले एक बार, लीगल एक्टिविटी है, और एलएलपी लाइबल होगा पार्टनर्स के बिहाफ पे, वो भी अप टू कौन सा लाइबिलिटी? लिमिटेड लाइबिलिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल निकाल दिया कैसे? एलएलपी, तो कोई भी पार्टनर वर्क कर ही नहीं पाएगा किसी और के बिहाफ पे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो आप म्यूचुअल एजेंसी टोटली बाइफरकेट नहीं कर सकते। और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में क्या लिखा है ये भी बोल दूं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा है द पार्टनर हु वर्क्स अगेंस्ट द लॉ, या तो फिर कोई पार्टनर कॉन्ट्रावेंशन करता है, उसके लिए म्यूचुअल एजेंसी एप्लीकेबल नहीं होता। ये मॉड्यूल में लिखा है। क्लियर है कि अगर किसी पार्टनर ने कॉन्ट्रावेंशन किया या लॉ के खिलाफ काम किया या तो फिर डिफॉल्ट किया तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगता है। वही तो चीज मैंने इलीगल एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया अभी कि भैया अगर उसने डिफॉल्ट किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है। अगर उसने इलीगल एक्टिविटी या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, तो पार्टनर खुद ही लायबल है। तो उस केस में एनीवेज म्यूचुअल एजेंसी वर्क नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो कल किसी ने तो भी ये सवाल मुझे मैसेज किया था, ठीक है, कि मॉड्यूल का फोटो निकाल के सर, और उसमें आपने देखना कॉन्ट्रावेंशन लिखा है, इलीगल एक्टिविटी लिखा है। इलीगल एक्टिविटी में एनीवेज म्यूचुअल एजेंसी वर्क नहीं करता। एलएलपी क्या, वो तो पार्टनरशिप में भी नहीं करता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। तो ये रहा आपका म्यूचुअल एजेंसी का एक्सप्लेनेशन। एवरीबडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? कॉर्नर्स सबको वो वाला रो आइडिया क्लियर है? पक्का बोलो, एवरीबडी बोलो हाँ या ना। चलो, तो म्यूचुअल एजेंसी हेडिंग डाल के क्लैरिफिकेशन लिख लेना। अब एग्जाम में पूछेंगे क्या? डोंट नो, पर अपने क्लैरिटी के लिए और लॉजिक के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पूना में हो रहे हैं दंगे मराठा आरक्षण के लिए। एक बंदा मराठा आरक्षण के लिए आमरण उपोषण पे बैठा था, अनशन पे। तो 4 जगह पे दंगे हो चुके हैं। ठीक है, जलाना वलाना शुरू हो चुका है, पर अपन अभी क्लास ले रहे हैं। आई डोंट नो सिचुएशन बाहर क्या है। तो अगर आप बस से जा रहे हो या किसी भी तरीके से जा रहे हो, तो आपने ट्राई करना कि आप सेफली घर पे पहुंचो, और जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि रिस्क है आगे जाने में, वहां पे किधर भी कैसे भी रुक जाइए। ठीक है, एक जगह पे। ठीक है, कोई दूर अगर स्पेसिफिकली रहता है, 4 जगह पे हुए हैं। आई विल जस्ट टेल यू द प्लेसेस, सो समवन बिलोंग्स फ्रॉम दीज प्लेसेस, जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सर दंगे हो रहे हो और तुम क्लास ले रहे हो? सर तुमको कुछ लगता नहीं जीवन में? मैं तो प्रेस्टीज पॉइंट जलेगा तब भी क्लास लूंगा, टेंशन मत लो। आज जलते जलते क्लास करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पानी लेके आऊंगा, ऐसे पानी डालते रहने का, क्लास करते रहने का। नवले ब्रिज, पुणे बैंगलोर हाईवे, ये दोनों ब्लॉक कर दिए गए हैं। सो एनीवन फ्रॉम नवले ब्रिज, पुणे बैंगलोर हाईवे? जिंदा बचे तो कल मिलते हैं। सॉरी, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है नालक लोगों को। तो नवले ब्रिज पे तगड़े दंगे भड़के हुए, जाने के पहले घर, अच्छा घर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो सब जन, तो एटलीस्ट आपके घर वाले भी सेफ रहे। बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो जो धमकी देनी है दे दो। ठीक है, पर घर पे मैसेज ड्रॉप कर दो कि दंगे हो रहे हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, बट एटलीस्ट कंट्रोल में रहने चाहिए। ठीक है, सो घर पे एक बार मैसेज कर दो प्लीज। और एमएलए 2 एमएलए के घर जला दिए गए हैं। आप बोल रहे हो एमएलए के घर जला और इतने सीवियर लेवल के दंगे नहीं? मजाक कर रहे हो सर हमारे साथ में? चल क्या रहा है आपका? पॉलिटिशियन के घर जला दिए, बोले सीवियर दंगे नहीं है। नाम एमएलए का क्या पता अभी एमएलए कौन है? पिंपरी चिंचवड़ा वाले एक एमएलए का जला दिया है बोले। नालायक लोगों, तुमको ये लिखना है, दंगे वंगे होते रहेंगे। शानोडाने और दूसरा एमएलए कौन है मालूम नहीं है।
अच्छा है ना, जल रहा है, जलने दो। 4 लोग कम हो जाएंगे फालतू में। मतलब अच्छे एमएलए है, अच्छे काम करने वाले लोग हैं तो जिंदा रहने चाहिए। चलो ऊपर वाला सेंटेंस लिख लिया सबने? डेकोरेशन कर रहे थे क्या अभी तक के? एमएलए का नाम मेरे को नहीं मालूम रे बाबा। एरिया का नाम बोला ना अभी मैंने। वो एक ही घर में 2 एमएलए थे, दोनों जल गए, खुश। तो जीवन के अंदर है घर, एरिया के नाम बताओ, एमएलए के नाम बताओ, लिखो ना चुपचाप। लिव लगा। सदाशिव पेट में, सदाशिव पेट में दंगे रहते तो अपन यहां रहते क्या? सदाशिव पेट में दंगे है क्या बोले? सदाशिव पेट में नहीं है, शुक्रवार पेट में नहीं है, रविवार में भी नहीं है, सोमवार में भी नहीं है, मंगलवार में भी नहीं है। जिस पेट में हमेशा दंगे रहते वहां अभी भी दंगे हो ही रहे हैं। So done everybody. लिव लगा। कल कौन से कैरेक्टर की तरफ अपन एंड कर दिए थे, कौन से कैरेक्टर पे? सेपरेट लीगल एंटिटी ना। सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ये डायग्राम के बाद में, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, आज अपन परपेचुअल सक्सेशन और बचे हुए कैरेक्टर्स कंप्लीट करेंगे। ये 1 घंटे का लेक्चर यार, ऐसे लेक्चर लिए जैसे लगता ही नहीं है, ऐसे सांस लिया खत्म हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को। सो लिखना परपेचुअल सक्सेशन। इधर का एक कंसेप्ट नहीं बोला, आधा घंटा खत्म हो जाता है। परपेचुअल सक्सेशन अंडरलाइन किया सबने? नेक्स्ट कैरेक्टर क्या क्या हुआ? नाइट लेक्चर? नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, ये रिस्क तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता। सो परपेचुअल सक्सेशन लिखा सबने? नीचे लिखना, इन केस ऑफ एलएलपी, पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ एलएलपी, in case of LLP, perpetual succession is a character received from the body corporate, is a character received from the body corporate. Is a character received from किससे बोले एक बाजू से? बॉडी कॉर्पोरेट। कल मैंने परपेचुअल सक्सेशन का एग्जांपल भी दिया था ना, एलआरडी है ना। पॉइंट नंबर 2, द पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, the partners or designated partners may come and go, the partners and designated partners may come and go, but LLP will stay LLP will stay in longer run, LLP will stay in longer run irrespective of partners,
irrespective of partners. Full stop. Next point. Even the partners can sell the LLP with its goodwill. Even the partners can sell the LLP. Even the partners can sell the LLP with its goodwill. With its goodwill to third party under perpetual succession. Under perpetual succession. Full stop. लिख लिया सबने? ओके, परपेचुअल सक्सेशन के बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी. तो अगला हेडिंग डालिएगा लिमिटेड लाइबिलिटी. ओके, मुझे एक बात बताओ, हमने कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी ऑलरेडी देखा है? बोलो हाँ या ना. जितना वादा किया उतना पैसा देना है, यस और नो? तो नीचे लिखना इन केस ऑफ एलएलपी, in case of LLP, partner can promise the predefined amount. In case of LLP, partners can promise a predefined amount. Partners can promise a predefined amount as a liability. As a liability for contribution towards LLP. For contribution towards LLP. मुझे बताओ, इससे ज्यादा कुछ देने की जरूरत होती है क्या उनको लिमिटेड लाइबिलिटी में? नहीं. समझो, वाइंडिंग अप के टाइम पे लाइबिलिटी असेट से ज्यादा है. वाइंडिंग अप के टाइम पे लाइबिलिटी असेट से क्या है? ज्यादा. फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है क्या? बोलो जोर से. नहीं. तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 2. सो इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, so even at the time of winding up, if liability is more than assets, so even at the time of winding up, if liability is more than assets, still partner need to contribute. Only agreed share of amount. Still partner need to contribute only agreed share of, क्या बोले एक बार से, amount. फुल स्टॉप. अब नेक्स्ट जो है कॉमन सील वाला कैरेक्टर है. कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? बोले एक बार कॉमन सील. पर कॉमन सील वाला कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में नहीं दिया है. पूछो क्यों? क्योंकि आजकल कॉमन सील रिप्लेस हो चुका है डिजिटल सिग्नेचर के साथ में. बोलो हाँ या ना. अब उन्होंने कॉमन सील के ऊपर बहुत कम चीजें बोली है. हालांकि कंपनीज के केस में हमने कॉमन सील के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन यहां पे आपको कॉमन सील के ऊपर हार्डली एक या 2 पॉइंट्स ही आएंगे. हालांकि वो भी किसी काम के नहीं है, बिकॉज आजकल एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन ऑनलाइन ही होता है. कैसे होता है बोले एक बार उसे? ऑनलाइन. दैट्स वाई नीचे अगला हेडिंग डालिएगा कॉमन सील. हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ही काम का नहीं है, बट स्टिल लिख लीजिए. ठीक है, लिखना. Common seal is a authentication. Common seal is a authentication of a artificial person. Common seal is a authentication of a artificial person like LLP. देखो, इसलिए देखो यहां पे एक सेंटेंस भी लिखा है, LLP may have common seal if it decides to have one. अगर LLP डिसाइड करता है तो कॉमन सील रख सकता है, लेकिन अगर उसने बोला मेरे को कॉमन सील नहीं चाहिए तो उसको रखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दे हैव डिजिटल सिग्नेचर्स. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ या ना. इवन पार्टनर का कुछ केसेस में तो इवन पार्टनर का सिग्नेचर इज इनफ टू बी कंसिडर्ड फॉर द LLP. क्लियर है? पर नॉर्मली बैंक्स वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली आपको हर बार पार्टनरशिप फर्म हो या LLP हो सील मांगते ही है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इट इज रेगुलर प्रोसेस टू हैव अ सील. एंड कॉमन सील रखने में लगता क्या है? आपको एक स्टैम्प प्रिंट करके लाना है, दैट्स ऑल, गेम ओवर. समझ में आ रहा है? तो कॉमन सील एज गुड एज कुछ है होता ही नहीं. इट्स लेस एक्सपेंसिव. तो सब जन प्रैक्टिकली, मतलब इन्होंने ही भले बोला होगा कि मैंडेटरी नहीं है, पर 100% लोग कॉमन सील रखते ही है.
कंसेप्ट समझ में? मैंने जब 2021 में वाव क्लास ओपन किया था एज अ वर्चुअल एंटिटी, ठीक है, जब हम एकत्वम के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, वे वर एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट अगस्त, तो बेसिकली उस वक्त मैंने जब वाव क्लास एंटिटी ओपन किया था तो आई हैव क्रिएटेड इट एज अ एलएलपी। प्राइमरीली फॉर 3-4 मंथ्स आई डिडंट हैड एनी कॉमन सील, क्योंकि कोविड चल रहा था, मेरे को कोई जरूरत भी नहीं थी, साइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो सब जगह डिजिटल सिग्नेचर से काम चल जाता। आफ्टर द कोविड इज ओवर देन वी प्रिपेयर्ड अ कॉमन सील, क्योंकि बैंक ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन के डॉक्यूमेंट में कॉमन सील की जरूरत पड़ती है। एंड इन्होंने मैंडेटरी नहीं भी बोला है तो भी 100% लोग कॉमन सील रखते ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने लोग एलएलपी वगैरह बना रहे हैं उनको अगर किसी ने कॉमन सील मांगा, इन केस किसी ने अगर कॉमन सील मांगा, तो वो क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नेचर है, कॉमन सील नहीं है। और आप कितने लोगों को ऐसा बोल सकते हो? एंड में तुम ही फ्रस्ट्रेट होकर कॉमन सील रखना शुरू कर दोगे, क्योंकि लोगों को कॉमन सील की आदत लग चुकी है। लोग बोलते हैं कि भैया सील चाहिए, बात खत्म। अरे नालायक, बोलना ही, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। आगे नीचे पॉइंट नंबर 1, भिखारी लोग, और ये अच्छे से पढ़ो, बीच में किधर तुम्हें। पॉइंट नंबर 1 लिखो। हाँ सेकंड जो है, LLP can decide to have a common seal or not. LLP can decide to have a common seal or not. So it is not mandatory for the LLP. So it is not mandatory for the LLP. Full stop. अच्छा, कॉमन सील होगा तो खुद के पास, मतलब एटलीस्ट अगर बनाया है तो सेफ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं तो पता चला कोई भी आ रहा है ऑफिस बॉय कॉमन सील मारे, अरे कॉमन सील मार के जा रहा है यार। पॉइंट नंबर 3, द कॉमन सील शॉल बी, वर्ड में कॉमन है तो मैं क्या करूं जीवन। सो कॉमन सील शॉल बी kept under safe custody, kept under safe custody, and only partner can use it. क्या जिंदगी में मतलब, only partners can use the same. फुल स्टॉप। इस क्लॉज को अपन यहीं खत्म कर देते हैं, ज्यादा डिस्कशन अच्छी बात नहीं है इसके ऊपर। चलो यहां तक समझ में आया? सो कॉमन सील खत्म हो गया। नेक्स्ट वन, अगला। ओके, कॉमन सील के बाद में क्या था अगला? कैरेक्टर, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर। एलएलपी में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मैंने आपको कल एक टिप दिया था, याद है कि अगर आपको एलएलपी को अच्छे से जानना है तो उसको प्राइवेट कंपनी जैसा समझिए। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो एलएलपी के भी शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज, अच्छा प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है। हमने प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड लिखा था, प्रोहिबिटेड नहीं लिखा था। क्लियर है? तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं लिखेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम क्या बोले बाजू से? मैनेजमेंट। अब एलएलपी में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है, पर टोटली सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनर है उसी में से डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज किया जाता है। तो जो मैनेजमेंट है उसको ओनर होना जरूरी है एलएलपी के केस में। हालांकि कंपनी के केस में ओनरशिप मैनेजमेंट सेपरेट है, पर ये पार्टनरशिप जैसा नहीं है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, पार्टनरशिप के अंदर, फर्म के अंदर आप पार्टनर्स को और मैनेजमेंट को अलग कर ही नहीं सकते। सभी पार्टनर मैनेजमेंट ही है, और जो नहीं है वो स्लीपिंग पार्टनर है। अरे बोलो हाँ या ना। पर एलएलपी में भी पार्टनर के दो कैटेगरीज है, एक्टिव पार्टनर्स के भी दो कैटेगरीज है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और एक नॉर्मल एक्टिव पार्टनर्स। बोलो हाँ या ना। तो उस केस में मैनेजमेंट संभालने वाले पार्टनर्स अलग है और सिर्फ ओनर एक्टिव पार्टनर्स अलग है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। पर क्या हम ये पूरे छाती ठोक के बोल सकते हैं कि भैया ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग है? नहीं, कुछ पार्टनर्स के लिए सच है, पर दो पार्टनर मिनिमम जो डेजिग्नेटेड है उनके लिए तो ये सच नहीं है ना। क्लियर है? तो उसको भी हम कैरेक्टर नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते बोले बाजू से? कैरेक्टर। ठीक है, हो सकता है, पर कैरेक्टर मान सकते हैं क्या? नहीं। जब हम किसी चीज को कैरेक्टर बोलते हैं तो वो एक पत्थर की लकीर होगी कि भैया ऐसा ही होना चाहिए, और वैसा तो एग्जैक्टली हो नहीं रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? चल, अब इसके बाद में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट क्या बोले बाजू से? प्रॉपर्टी। मुझे बताओ एलएलपी कैन हैव अ सेपरेट प्रॉपर्टी? अब ये कैरेक्टर 100% सच है, पर इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने खुद के मॉड्यूल के अंदर सेपरेट प्रॉपर्टी वाला कैरेक्टर लिखा ही नहीं है। अब अगर चाहे हम तो इसको लिख सकते हैं, पर अगर आपको एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपने ये कैरेक्टर कोट मत करना।
ठीक है, आपके लॉजिकल क्लैरिटी के लिए मैं लिखवा के दे दूंगा, पर मैं पहले ही वार्न कर दूं कि एग्जाम में मत लिखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है, पर मेरे हिसाब से 100% लगना चाहिए, क्योंकि एलएलपी की प्रॉपर्टी एलएलपी की होती है, उसके सिवा वो एलआरडी वाला जो कल का कंसेप्ट था वो होगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तो नीचे अगला हेडिंग लिखना, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, उसके अंदर लिखना अच्छा, उसके साइड में पहले ब्रैकेट में लिखो नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लिखा सबने? उसके अंदर लिखना LLP कैन हैव इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी, द LLP कैन हैव इट्स सेपरेट प्रॉपर्टी, LLP can have separate property other than the property of the partners, other than the property of the partners. Other than property of the partners, full stop. Point number 2, it can have its own balance sheet, it can have its own balance sheet and range of assets and liabilities, range of assets liabilities. अच्छा, ये प्रॉपर्टी पार्टनर्स को कब देंगे? वाइंडिंग अप के बाद, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, दिस प्रॉपर्टी कैन बी अवेल्ड बाय पार्टनर्स, this property can availed by partners, this property can be availed by partners only at the time of liquidation, only at the time of liquidation, full stop. लिख लगा? लिख लिया सबने? बच्चों बोलो हाँ या ना? ओके, अब यहां पे फोकस करना, यहां पे सबका ध्यान है मेरी तरफ। हाय हाय, सबका ध्यान है, पक्का बोलो हाँ है ना? सुनिएगा, यहां आपके फर्म के एंड कंपनी के कैरेक्टर खत्म हो गए हैं जो एलएलपी को लगते हैं, पर एलएलपी के खुद के भी कुछ होंगे। बोलो हाँ है ना? अब मैं आपको कैरेक्टर कितने हो गए टोटल? 11। अब मैं आपको वो कैरेक्टर लिखाऊंगा जो एलएलपी के हैं। एक्चुअली बताऊं तो इसके बाद में जो मैं लिखवा रहा हूं मेरे को खुद को मालूम है पागलपन है, मतलब ऐसा नहीं है कि खास एलएलपी के ही कैरेक्टर है। जैसे मैं आपको दिखा दूं आपको समझ में आएगा। जैसे मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो कैरेक्टर है के जीवन में। बिजनेस फॉर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी लिखा है, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट वाला, इन्वेस्टिगेशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एलएलपी में कर सकता है, ये कैरेक्टर है जीवन में। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, अमलगमेशन एलएलपी का दूसरे एलएलपी से हो सकता, क्यों कंपनी का नहीं हो सकता? हो तो सकता है। नेक्स्ट वाला बोले कन्वर्जन इनटू एलएलपी, फर्म कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? एलएलपी इन दोनों में कन्वर्ट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, उसका प्रोसेस इन्होंने खुद नहीं दिया है। नेक्स्ट वाला, एलएलपी ई फाइलिंग कर सकता है। बराबर है ना? फिजिकली नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिकली काम चलाना पड़ता है, हाँ ना? बोलो ना हाँ ना? फिजिकली नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रॉनिकली चलाना पड़ता है ना? अरे बोलो यस और नो? सो फिजिकली जब काम नहीं होता इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़ता है, तो एलएलपी सिर्फ ये फाइलिंग कर सकती है, कंपनी तो कर ही नहीं सकती, फर्म को तो अलाउड ही नहीं है, वो तो बस अपनी फिजिकली में ही लगे हुए हैं। कोई कैरेक्टर है जीवन में। एलएलपी में ई फाइलिंग आने के पहले कंपनीज एक्ट में ई फाइलिंग 10 साल पहले आ चुका था, ठीक है। एलएलपी में ई फाइलिंग 2008 में आया, कंपनीज एक्ट में ई फाइलिंग 2000 से चल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कंपनी के कैरेक्टर में आज तक उन्होंने ई फाइलिंग के कैरेक्टर नहीं लिखा। ये नए नवेले कोरे कर करीब गरम गरम नए नए लोग हैं, ये मार्केट में आए, बोले ई फाइलिंग इज अवर कैरेक्टर। अच्छी बात है। लास्ट वाला, फॉरेन एलएलपी, एलएलपी बोले फॉरेन भी हो सकती है। वाह, हाँ रशियन ले, तू नेपाली ले ले, बादल में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैं इनको एक्चुअली कैरेक्टर नहीं मानता,
मतलब इसमें अब जो चीजें लिखे ना उसमें से एक को भी मैं कैरेक्टर नहीं मानता। मतलब मेरे को कभी अगर मॉड्यूल ड्राफ्ट करने वाला जीवन में मिल जावे, मैं उसके साथ, अरे मैं उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करूंगा, पूछूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया, कौन सा नशा किया था तूने, पूछना पड़ेगा ना, हाँ ना। तो ये चीज को याद रखना। सो नीचे लिखना। अब मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है पर तुमको मार्क्स इसी पे मिलेंगे, इसलिए कृपया लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, 2 और मोर पार्टनर्स। अरे हाँ, ढूंढा तुमने? कितने मैक्सिमम एलएलपी के पार्टनर्स? देयर इज नो लिमिट ऑन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। उसको पहले कंप्लीट कर लो। हालांकि ये भी चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पूछो क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में हम दो, हमारे 200, एंड एलएलपी में नो लिमिट। इतना स्टेमिना, मतलब सॉरी, अरे आई मीन टू से इतना कौन लिमिट ऐसे मतलब कौन करता है, हाँ है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखना, एलएलपी में लिखना, देयर इज नो लिमिट on the partners of the LLP. There is no limit on the partners of the LLP. ठीक है, लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। मतलब ये लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है मेरे को, क्या करूं जीवन में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द LLP। अफेयर्स मतलब समझते हो ना, जो तुम्हारे नहीं हो सकते क्योंकि तुम सीए कर रहे हो, पर लोग कर सकते हैं। ये मतलब बाहर की दुनिया में लोग अफेयर वगैरह करते हैं प्रॉपर, ठीक है। रिलेशन ऐसे बाबू सोना पिकाचू, फिर पिकाचू करंट मारता है, सब होता ही है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो नीचे इन्वेस्टिगेशन, दोनों सीए रहे तो दोनों एक दूसरे को करंट मारते हैं। इन्वेस्टिगेट, मेरी बीवी सीए नहीं है नहीं तो लगे सर तुम्हारी बीवी सीए, करंट मार दो। सो इन्वेस्टिगेशन लिखना। हेडिंग लिखा सबने, इन्वेस्टिगेशन? बोलो हाँ या ना। वैसे भी इस पे बोलना चाहूंगा मैं एक सीए ने दूसरे सीए के साथ ही नॉर्मली शादी करनी चाहिए, या एक तो सिमिलर फील्ड वाले से। क्योंकि सबसे पहली बात, तुम्हारा पेशेंस लेवल इतना बढ़ गया है ना, मतलब बढ़ जाएगा अगले 3-4 साल में, कि तुमको घंटा किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी देखो ना, अभी बाहर दंगे चल रहे हैं, तुमको पड़ी है कुछ लेना देना है तुम? मेरे को भी नहीं, मैं ऐसे ही हूं। मैं कितने तो 20 साल से ऐसा, जब से मैंने सीए किया बाजू में दंगा हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी लाइब्रेरी में एक बार मैं पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में बैठा था, चिल एकदम पढ़ रहा था। मेरा बाजू वाला जो सीए करने वाला ही था शायद, पता नहीं उसका ब्रेकअप हो गया था। वो फोन पे जोर जोर से बात कर रहा है एक दूसरे से लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में लकीली 3-4 ही लोग थे, 2 थोड़े से दूर बैठे थे, मैं मेरी जगह वहां थी तो मैं बाजू में। ये बम गालियां दिए जा रहा, उधर से गालियां आए जा रही। मैंने 2 मिनट तक सुना, बोला ये सब काल्पनिक कथाएं हैं और मैं पढ़ने लग गया। ठीक है, तो तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया से क्या चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही इतने बम फट चुके हैं, या अगले 3-4 साल में फट चुके होंगे, कि तुमको बम से फर्क ही नहीं पड़ेगा। कि बम में सीए इंटर का एग्जाम देके देख, फाउंडेशन का एग्जाम देके देख, बम पता चलेगा तेरे को अंदर कैसे फटता है इस चीज को याद रखना। सो नेक्स्ट, तो इसलिए मैं कहता हूं एक सीए ने दूसरे से शादी करनी चाहिए, दोनों के पेशेंस लेवल एकदम हाई, तो दोनों झगड़ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों समदुखी है। दोनों ने इतना सहा है कि जिंदगी में एक दूसरे से झगड़ा करके फायदा नहीं। उनको मालूम है ये भी त्रस्त, मैं भी त्रस्त, त्रस्त मिल गए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तस्त तस्त्र टुगेदर बिकम शस्त्र। आइडिया कह रहे हैं तो इस चीज को यार, इसलिए सीए नहीं सीए। मेरी वाइफ सीए नहीं है, पर मेरी वाइफ सीए परस्यू कर रही थी। नाउ बिकॉज ऑफ शी वाज इन द सीए फाइनल, बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन उसको छोड़ना पड़ा। बट शी हैज दैट वाइब कि हाँ ठीक है, त्रस्त है वो दुनिया से, मैं भी त्रस्त हूं बिकॉज शस्त्र। समझ में आ रहा? लिखो नीचे इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये नहीं अब भी तुम इधर उधर देख के ढूंढना शुरू करो, चुपचाप बुक में ध्यान दो और लिखना शुरू करो। इन्वेस्टिगेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन लिखना। every government authority
and central government, every government authority and central government have power to investigate the affairs of the LLP, have power to investigate the affairs of the LLP by appointment of competent officer, by appointment of competent officer or authority, by appointment of competent officer or authority. लिख लिया सबने? खत्म, कैरेक्टर खत्म, काय को लिखा क्या मालूम जीवन में, भगवान जाने. नीचे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? आपने कभी रिकंस्ट्रक्शन सुना है? रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अमलगमेशन सुना है? स्पिन ऑफ सुना, मर्जर सुना है? ओके. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब आप कंपनी को इंटरनली पूरा का पूरा चेहरा मोहरा चेंज कर देते हो. जैसे बहुत सारे लाइबिलिटीज पेंडिंग है, पे ऑफ करके खत्म कर देते हो. बहुत सारे रिजर्व्स पड़े डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हो. बहुत सारी एसेट्स उसमें जो काम की नहीं है वो निकाल के खत्म कर देते हो. अगर कोई मशीनरी है बहुत साल से यूज कर रहे, कोई फैक्ट्री है बहुत साल से यूज कर रहे, तो आप उसको स्पिन ऑफ करके नई फैक्ट्री ले लेते हो. तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. क्लियर है आंसर? तो उसको अरेंजमेंट कहा जाता है. रिकंस्ट्रक्शन को कंपनीज एक्ट में अरेंजमेंट कहा जाता है. अब ये वाला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप पहला लाइन लिखोगे समझ में आ जाएगा, बट स्टिल इसको थोड़ा सा याद रखिएगा रेफरेंस के लिए लिखना. इन केस ऑफ एलएलपी, the compromise arrangement or the reconstruction, in case of LLP, the compromise arrangement or reconstruction shall be as per the provisions of LLP Act. Shall be as per the provisions of LLP Act. फुल स्टॉप, खत्म. मतलब ये तुम्हारे जैसा ही निकला, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. किधर प्रिस्क्राइब? एलएलपी एक्ट. खत्म. आगे कई को लिखा, वैसा गुस्सा आता है ना, मैंने नहीं लिखा रे बाबा, मॉड्यूल का है वो, मैं काय को लिखूं? मैं पागल ही जीवन में, देखने के बाद भी वापस सेम लिखूं. नेक्स्ट अगला, क्या लिखा हो इसको? हाँ, स्पिन ऑफ नहीं सुना तुमने? स्पिन ऑफ स्पिन सुना है? अच्छा, रहने दो. सुनो, नॉर्मली क्या होता है, कोई होल्डिंग कंपनी, उसकी कोई सब्सिडरी है, एंड होल्डिंग कंपनी को ऐसा लगता है कि ये सब्सिडरी मेरे साथ ठीक से नहीं रह रही, तो ऐसे सिचुएशन में होल्डिंग सब्सिडरी खुद का होल्डिंग निकाल के वो कंपनी को किसी को बेच डालता. स्पिन ऑफ. समझ में आ रहा है सबको? कोई, और ऐसा सिर्फ सब्सिडरी में नहीं, आप किसी अंडरटेकिंग में भी कर सकते हैं. जैसे टाटा कंपनी को ऐसा लगा कि टाटा कॉफी वाला वेंचर चल ही नहीं रहा, कोई नहीं पीता, स्पिन ऑफ. समझ में आ रहा है? उसको बेच दो किसी को, लिक्विडेट करके पैसा लेके इन करके गेम ओवर करो. क्लियर है कंसेप्ट? जो चीज चलती नहीं है उसको चला के क्या फायदा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो. चलो नीचे अगला वाला, ये कन्वर्जन. अभी उसमें भी देखो कन्वर्जन में क्या लिखा है, द कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू फर्म वगैरह एज पर द एलएलपी एक्ट. इसको मारू जीवन में पकड़ के. आगे कन्वर्जन लिखना है क्या लाइन वो? अरे लिख लो जैसा कहा है, ये दिख रहा है ऐसा लिख लो. मेरी इतनी औकात ही नहीं है मैं इसको पढ़ा पाऊं. अब दिख रहा? अब नहीं दिख रहा? अब दिख रहा? इसको जूम आउट किया ही नहीं क्या? तो कट किया हुआ ऊपर से तो.
लीव लगा? जिनका हो गया उसी के नीचे नेक्स्ट वाला हेडिंग डाल दीजिए, ई फाइलिंग। नेक्स्ट वाला हेडिंग ई फाइलिंग। इतना ही कन्वर्जन में, कुछ है ही नहीं। अच्छा, कन्वर्जन का प्रोसेस बाद में आएगा। कन्वर्जन का प्रोसेस अपने सिलेबस में है, जस्ट वेट, ठीक है। अगला हेडिंग ई फाइलिंग। मुझे एक बात बताओ, ई फाइलिंग करोगे तो ऑब्वियसली फाइलिंग रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो उन्होंने देखो मतलब कितना मस्त बोला है, तुमको ऐसे पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा। देखो, every form or application required to be delivered under the act or the rules shall be filed in computer readable electronic form। कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? कंप्यूटर रीडेबल। ऐसा नहीं कि तुमने ई फाइलिंग के अंदर उठा के फॉर्म की जगह पे वीडियो अपलोड कर दिया और पता चला उसने खोला, नजीब गरीब आवाजें बाहर आना शुरू हो गई। तो कंप्यूटर रीडेबल क्या बोले एक बार? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब उनका सॉफ्टवेयर जो एक्सेप्ट करे, उनका सॉफ्टवेयर जो एक्सेप्ट करे। समझ में आ रहा है? जो एक्सेप्ट करे उस फॉर्मेट में ही आपने डॉक्यूमेंट देने चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ चीजें कुछ स्पेसिफिक मोबाइल एप्लीकेशंस में वर्क नहीं करती। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये जिसने हाँ बोला उसने 4 वीडियो चला के देखे हैं। सो कुछ चीजें कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर वर्क नहीं करती बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट। इमेज के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी, पीएनजी, फलना, जीआईएफ, ढकना, यस और नो। तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने इस फॉर्मेट में डाटा अपलोड करना है जिस फॉर्मेट में उनका कंप्यूटर रीड कर सकता है। तुम्हारा रीड कर सकता है उसमें सेंस नहीं, उनका रीड कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? क्या लिखा हो इसके अंदर में? लिखो पॉइंट नंबर 1 ई फाइलिंग में, all the documents and applications in LLP shall be filed in computer readable format, shall be filed in computer readable format, shall be filed in computer readable format while uploading on the website। लिंक मत मांगना अभी। while uploading on the केवल एक बार वेबसाइट। फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? लास्ट वाला फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। हाँ ले रशियन, पर्शियन नहीं, सिर्फ रशियन। पर्शियन कॉस्टली, मैं सॉरी, अरे आई मीन टू से वहां एलएलपी बनाना और कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। फॉरेन एलएलपी लिखना। अरे क्या हुआ जीवन में? तो लिखना हाँ, तो वहां एलएलपी बना के देखा, बहुत कॉस्टली है जीवन में। अरे कैसे लोग हैं यार, कैसी कैसी बातें करते, देख तेरे बारे में बोल रहे। लेट्स गो आगे। सो लिखना सबने पॉइंट नंबर 1, LLP which is incorporated outside India, LLP incorporated outside India but having place of business in India। सुना सुना सा लागे? incorporated outside having place in India, सुना सा लागे क्या? इसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन क्या है? लगाओ बोली। हाँ, 2 सबसेक्शन कौन सा है? 42। याद है ना सबको? चलो गुड। सो LLP incorporated outside India but having place of business in India and conducts business from such a place, conducts business from such a place, conduct business from such a place is foreign LLP, is a foreign LLP। लिव लगा? Everybody understood clearly? LLP incorporated outside India, having place of business in India and conduct business from such a place will be considered as foreign LLP। चलो हो गया सबका? ओके। अब इसके बाद की चीज मेरे को थोड़ा धीरे धीरे आया है एक डाउट, पूछो क्या? इसके बाद की चीज तुमको लिखवाऊं या इसके बाद की चीज सिर्फ रीड करूं? क्योंकि नोट्स में तुम्हारे ऑलरेडी है, बट स्टिल एक बार मैं पूछ लूं।
क्योंकि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी एंड द फर्म एंड एलएलपी एंड द कंपनी। लिख लोगे चलेगा? बोलो हाँ या ना। एक बार कैसे हाथ के नीचे से जाएगा तो आदत रहेगी। बोलो हाँ या ना। तो मैं चाहूंगा डिफरेंस वाले कॉलम्स ड्रॉ कर लो, 3। पहला कॉलम हेडिंग का छोटा सा और फिर 2 बड़े कॉलम्स। देखते देखते लेक्चर खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है सांस नहीं ले पाए। हाँ क्या होमवर्क? होमवर्क तुम ये होमवर्क में लिख के लाओगे? क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? इतना भी मेरे को खुशी देने का जरूरत नहीं है। खुशी के मारे दंगे छोड़ दो, खुशी के मारे ही मर गया मैं तो। बहुत बढ़िया बोले, तेरे भी पे खाना खाने आएंगे ना। नालायक लोग, लिखो दारू पिलाना ना तेरहवीं पे। तू रहने दे, तू मत जाया कर। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। सबसे पहले एलएलपी एंड फर्म, एलएलपी और फर्म के बीच का डिफरेंस। बहुत ही वाहियात डिफरेंसेस है और तुम चीटिंग ना करो इसलिए सिर्फ हेडिंग दिखाऊंगा मैं, थोड़ा दिमाग भी चला लेते हैं ना। ओके, सबसे पहला हेडिंग रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, मुझे बताओ एलएलपी कौन से एक्ट में चलता है? एलएलपी एक्ट 2008। एंड फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ लिख लो, रेगुलेटिंग एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008, पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना। सेकंड हेडिंग बॉडी कॉर्पोरेट। मुझे होता कौन बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म या एलएलपी? एलएलपी। तो बॉडी कॉर्पोरेट हेडिंग डालना। एलएलपी में लिखना इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म में लिखना इट इज नॉट। फर्म में इट इज नॉट। वैसे आपको एक पूछूं क्या मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए क्या आप, गधा मेहनत करने से अच्छा? बोलो हाँ है ना। थोड़ा सोचो, एलएलपी में फर्म के भी कैरेक्टर है, कंपनी के भी कैरेक्टर है। अरे बोलो हाँ या ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा चाहिए तो 20-30 सेकंड लो सोचने के लिए। तो थोड़ा दिमाग लगाना, पूछो क्या? अगर आपको एलएलपी और फर्म का डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस वाले पॉइंट तो कौन से बनेंगे? कंपनी के कैरेक्टर्स। और तुमको अगर एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस वाले पॉइंट कौन से बनेंगे? पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना। तो अगर अपन इसको ट्राई करके ला सके तो चलेगा क्या तुमको? मैं वापस से कल इसको लूंगा ही, ऐसा नहीं कि मैं लूंगा नहीं, पर मैं एक बार ट्राई करता हूं, मतलब चाहता हूं कि तुम इसको एक बार होमवर्क में आज लिख के लाओ, ठीक है? वापस कल आने के बाद मैं चेक करूंगा, हर पॉइंट सेपरेटली बोलूंगा। ऐसा नहीं है मैं समय सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, वापस सेम चीज को पढ़ेंगे, पर ट्राई तो कर सकते हो। गधा मेहनत से कुछ क्लेवर चीज होगी, नहीं तो मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लिखते जाओगे, ठीक है? तो उससे बेटर है ये चीज। बोलो हाँ है ना। तो ये दोनों चीजें कल बना के लाना। क्या क्या डिफरेंस बोले एक बार? अच्छा, देख के कोई कॉपी करके मत लाना, कॉपी करके लाओगे मैं बुक चेक करूंगा, मैं क्लास के बाहर भेज दूंगा। समझ में आ रहा है? मेरे को ईमानदारी से ट्राई किया हुआ होमवर्क चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? इट इज जस्ट फॉर बिल्डिंग योर लॉजिक। आपके लॉजिक बने इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज मैं आज ही लिखवा दूं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो यस और नो। तो कल ये चीज करना। दूसरी बात, एक बार कंफर्म कर लो कि तुम्हारे एरिया में सिचुएशन कैसा है, ठीक है? घर पे फोन वगैरह करके, और उस हिसाब से कॉल दो कि तुम्हें करना क्या है करके, ठीक है? तो चलेगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफी करते हैं गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो।